हेलो एवरीवन, जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान 2022 की इस सीरीज में आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का भाग 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है मौद्रिक नीति के उपकरण। इससे पहले की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई एप्लीकेशन की लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड करें तथा टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। मौद्रिक नीति के उपकरण, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें पहला है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण की 2 विधियां हैं, इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहला है परिमाणात्मक साख नियंत्रण, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मीजर। परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधि के अंतर्गत साख सृजन की मात्रा को प्रभावित किया जाता है। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। इसके अंतर्गत निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला है बैंक दर, दूसरा सीमांत स्थायी सुविधा दर, तीसरा खुले बाजार की क्रियाएं, चौथा है रेपो या रिजर्व रेपो दर और पांचवा है नगद आरक्षित अनुपात, जिसको कैश रिजर्व रेशो या CRR बोलते हैं। इसके बाद छठवां है सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR। उपर्युक्त दरों एवं साख सृजन में ऋणात्मक संबंध होता है। दूसरी होती है गुणात्मक साख नियंत्रण, क्वालिटेटिव मीजर रेशन। गुणात्मक साख नियंत्रण को चयनात्मक विधि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत साख के प्रभाव को नियंत्रित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत RBI व्यापारिक बैंकों के द्वारा अवांछित आर्थिक क्रियाओं हेतु दिए गए ऋण को हतोत्साहित करती है, जबकि वांछित गतिविधियों को और साख के प्रभाव को प्रोत्साहित करती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तरीके प्रयुक्त होते हैं। इसमें A है न्यूनतम सीमा या मार्जिन का निर्धारण, B में नैतिक दबाव और C है साख मानदंड का निर्धारण। इसके बाद है खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब मुद्रा बाजार में सरकारी हुंडियों के क्रय विक्रय के द्वारा देश में मुद्रा बाजार तथा वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण किया जाता है, तो इसे खुले बाजार की क्रिया कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को जब बाजार में व्याप्त मुद्रा को निकालना होता है या कम करना होता है, तो वह खुले बाजार का प्रयोग करती है। वर्तमान में प्रमुख दरें ये 15 नवंबर 2021 तक की दी गई हैं। ये समय समय पर बदलती रहती हैं, इसलिए अपडेटेड से इसको चेंज कर लें। इसमें नीति दरों में पहला है रेपो दर, ये 4%। दूसरा है रिजर्व रेपो दर 3.35%। इसके बाद बैंक दर है 4.25% और MSF है 4.25%। इसके बाद आरक्षित दरों में CRR है 4% और SLR है 18%। मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा का संकुचन। मुद्रा स्फीति, जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है, तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रा स्फीति को मुद्रा प्रसार भी कहा जाता है। इसके बाद है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मुद्रास्फीति की वह स्थिति है जिसमें मूल्य वृद्धि के साथ आर्थिक निष्क्रियता तथा बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान रहती है। नेक्स्ट है अवमूल्यन। अवमूल्यन से आशय किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को किसी अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर कम करने से होता है। भारत में अब तक अवमूल्यन 3 बार 1949, 1966 और 1991 में किया जा चुका है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। सेबी को म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण एवं विनिमय के अधिकार दिए गए हैं। सेबी का मुख्यालय मुंबई में, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय वो कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली तथा चेन्नई में स्थापित किए गए हैं। विश्व के प्रमुख शेयर बाजारों के सूचकांक, एक तरफ स्टॉक एक्सचेंज और एक तरफ उनके शेयर सूचकांक दिए गए हैं। कोरिया का है कोस्पी, चीन का है SSE, टोक्यो का निक्की, ताइवान का है टैक्स, थाईलैंड का सेट, जर्मनी का मिडेक्स, ब्राज़ील का है बोवेप्सा, USA का नास्डैक, सिंगापुर का सिमेक्स, स्ट्रेस टाइम्स, मैक्सिको का बोल्सा, इंग्लैंड का FTSE 100 और हांगकांग का है हैंगसेंग। भारत में प्रतिभूति या बैंक नोट मुद्रणालय। भारत में प्रतिभूति पत्र, मुद्रा या सिक्कों आदि के मुद्रण का दायित्व भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPM
CIL का है। इसकी स्थापना जनवरी 2006 में वित्त मंत्रालय के अधीन नई दिल्ली में की गई थी। इसके बाद सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। यह मिल विभिन्न प्रकार के सिक्योरिटी पेपर का उत्पादन करता है। इसके बाद सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। भारत में 4 बैंक नोट सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैं। पहला है करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में। भारत के एशियानी पहले नोट मुद्रालय की स्थापना 1928 में की गई थी। दूसरा है बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना वर्ष 1974-75 में की गई थी। इस मुद्रालय में बैंक नोटों के अलावा उच्च गुणवत्ता की स्याही का भी उत्पादन किया जाता है। तीसरा है भारतीय प्रतिभूति मुद्रालय नासिक। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। और चौथा है प्रतिभूति मुद्रालय हैदराबाद। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है टकसाल। भारत में 4 टकसाल हैं जहां सिक्कों की ढलाई होती है। यह है मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता तथा नोएडा में अवस्थित है। नेक्स्ट है भारतीय लोक वित्त। इसमें पहला है बजट। भारत में बजट प्रणाली के जो संस्थापक हैं वो है जेम्स विल्सन को माना जाता है। जेम्स विल्सन ने पहली बार 1860 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री RK षणमुगम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। केंद्रीय बजट 2021-22 की बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2021 को वर्ष 2021-22 के लिए 34.83 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया था, जो विगत वर्ष 2020-21 के संशोधित बजट अनुमान 30.42 लाख करोड़ के रुपए की तुलना में 4.41 लाख करोड़ यानी 14.49% अधिक है। केंद्रीय बजट 2021-22 में अनुमानित बजटीय घाटे की बात करें GDP के प्रतिशत के रूप में, तो इसमें राजस्व घाटा 2019-20 वास्तविक था 3.3% और 2020-21 में 2.7%, 2020-21 में 7.5% और 2021-22 में 5.5% है। इसके बाद प्रभावी राजस्व घाटा में 2.4%, 1.8, 6.3 और 4.1%। राजकोषीय घाटा रहा था 4.6, 3.5, 9.5 और 6.8। प्राथमिक घाटा है 1.6, 0.4, 5.9 और 3.1। वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तावित कुल सब्सिडी में खाद्य उर्वरक, पेट्रोलियम तथा ब्याज भुगतान सब्सिडी की प्रमुख मदें हैं। कुल सब्सिडी में इनका योगदान 98.06% है। वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तावित कुल सब्सिडी का 65.65% अकेले खाद्य मद में व्यय है। मदवार सब्सिडी में खाद्य सब्सिडी के बाद यूरिया सब्सिडी 15.89%, पोषण आधारित सब्सिडी 5.61% तथा किसानों को कि लघु अवधि ऋणों के ब्याज पर दी जाने वाली जो सब्सिडी है वो 5.26% है। अधिकतम हिस्सेदारी वाली मदें हैं। सकल बजटीय व्यय अनुमान 2021-22 में ब्याज अदायगी का हिस्सा 20% है। वर्ष 2021-22 में करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 16% अनुमानित है। इसके बाद आर्थिक समीक्षा 2020-21 की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2021 को संसद में प्रस्तुत किया था। इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा का विषय जीवन और आजीविका की सुरक्षा, सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड्स है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार GBA में चालू मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2019-20 के लिए 17.8% रहा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत दूध उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2019-20 जो अंतिम अनुमान में की बात करें तो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 407 ग्राम प्रतिदिन रही है। वर्ष 2020-21 में GBA में उद्योग क्षेत्र का समग्र योगदान वो 25.8% रहा है। भारत वस्तु उत्पादों के निर्यात तक के आधार पर चीन, जर्मनी, बांग्लादेश, वियतनाम एवं इटली के बाद 6वें स्थान पर है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत USA और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। विश्व बैंक अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत में शीर्ष प्रेषित धन प्राप्तकर्ता देश टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट कंट्री था। वर्ष 2019-20 में शीर्ष 5 वस्तुओं का निर्यात एवं प्रतिशत के हिस्से की बात करें तो कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादन 13.6%, रत्न और आभूषण 11.5%, मशीनरी और उपकरण 8.6%, परिवहन उपस्कर की बात करें तो
6.8% तथा धातुओं के उत्पाद 4.9% एवं सिले सिलाए वस्त्र 4.9%। वर्ष 2019-20 में शीर्ष 5 वस्तुओं का आयात एवं प्रतिशत हिस्सा में पेट्रोल, तेल और स्नेहक 27.5%, रसायन 6.6%, स्वर्ण और चांदी 6.5%, परिवहन उपस्कर 5.3% तथा कोयला 4.7%। वर्ष 2020-21 अप्रैल नवंबर में भारत के शीर्ष 5 निर्यात स्थल में संयुक्त राज्य अमेरिका 18%, चीन 7.8%, संयुक्त अरब अमीरात 5.6%, हांगकांग 3.7% तथा सिंगापुर 3.2% है। वर्ष 2020-21 अप्रैल नवंबर में भारत के शीर्ष 5 आयात स्थलों की बात करें तो चीन 17.7%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7.4%, संयुक्त अरब अमीरात 6.0%, हांगकांग 4.3% तथा सऊदी अरब 4.2%। वर्ष 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में पर कैपिटा इनकम शीर्ष 3 राज्यों में तथा या केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा पहले पर, सिक्किम दूसरे पर और दिल्ली तीसरे स्थान पर है। प्रति व्यक्ति निबल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2018-19 वर्तमान कीमतों पर शीर्ष राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना पहला, फिर उत्तर प्रदेश और इसके बाद कर्नाटक है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन GVA का योगदान 54% से अधिक है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। वर्ष 2019-20 में मछली उत्पादन 14.16 मिलियन मीट्रिक टन रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मछली उत्पादन उद्योग का कुल GVA में 1.24% तथा कृषि GVA में 7.28% योगदान है। राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी में राजकोषीय नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं: संसाधनों की गतिशीलता के माध्यम से विकास, दूसरा है संसाधनों का कुशल आवंटन, तीसरा मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, चौथा रोजगार सृजन, पांचवा है संतुलित क्षेत्रीय विकास और छठवा है पूंजी का निर्माण करना। राजकोषीय नीति के उपकरणों में राजकोषीय नीति के 4 उपकरण होते हैं। पहला होता है करारोपण, दूसरा है सार्वजनिक व्यय, तीसरा सार्वजनिक ऋण और चौथा है नई मुद्रा का निर्गमन। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट 2003 राजकोषीय समेकन हेतु केंद्र सरकार द्वारा संसद में FRBM एक्ट 2003 पारित किया गया था। इसके बाद वित्त आयोग भारत में केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के विभाजन की रूपरेखा तय करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। अनुच्छेद 280 में निहित प्रावधानों के अनुरूप वित्त आयोग एक स्वतंत्र अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में काम करेगा तथा राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषयों पर विचार विमर्श करके उनको सुझाव देगा। भारत में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। भारत में पहले वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में वर्ष 1951 में किया गया था और तब से लेकर अब तक 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। 15वें वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा भारत सरकार ने राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 27 नवंबर 2017 को किया था और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं NK सिंह। वित्त आयोग ने विभाजन योग राजस्व में वित्त वर्ष 2021 से 26 हेतु राज्यों के लिए 41% की सिफारिश की है। इसके बाद कर प्रणाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वर्गीकरण के साथ साथ करों को विशिष्ट कर तथा मूल्यानुसार कर एवं अनुपाती, प्रतिगामी, अधोगामी तथा प्रगतिशील करों में भी विभाजित किया जाता है। मूल्य अनुसार कर वह कर है जो कि वस्तु के मूल्य पर लगाया जाता है। विशिष्ट कर उन करों को कहा जाता है जो वस्तु की इकाई एवं परिणाम पर लगाया जाता है। ऐसे करों को प्रतिगामी कर की संज्ञा दी जाती है जिसमें कर की दर कर के आधार में वृद्धि के साथ क्रम से घटता जाता है। इस प्रकार के कर का भार निर्धारण पर अधिक पड़ता है। प्रतिगामी करों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि उच्च आय पर कुल कर की जो मात्रा है बढ़ती है परंतु कर की दर कम होती जाती है। आनुपातिक कर उन करों को कहा जाता है जिसमें कर के आधार पर परिवर्तन के बाद भी कर की दर अपरिवर्तित रहती है। अनुपाती करों के अंतर्गत आय के बढ़ने पर कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि आय बढ़ने के साथ साथ करदाता द्वारा अदा किए गए कर की जो कुल राशि है वो बढ़ती है। प्रगतिशील कर वह कर है जिसमें आय में वृद्धि के साथ कर की दरों में वृद्धि होती जाती है। अधोगामी कर वह कर है जिसमें आय बढ़ने के साथ पहले तो
कर की दर बढ़ती है, परंतु एक सीमा के बाद कर की जो दर है वो स्थिर हो जाती है। भारत के प्रमुख करों की बात करें तो पहला है आयकर। भारत में आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है। केंद्र सरकार आयकर से प्राप्त राजस्व को केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वितरित करती है। नोट है, कृषि से प्राप्त आय पर आयकर नहीं लगाया जाता है। दूसरा है निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स। व्यापारिक कंपनियों तथा निगमों की आय पर लगाए जाने वाले कर को निगम कर की संज्ञा दी जाती है। निगम कर को कंपनी लाभ कर भी कहा जाता है, परंतु यह उस कर से भिन्न होता है जो कंपनियों पर अंशधारी अपनी आयों पर देता है। निगम कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तीसरा है व्यय कर। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो कि लोगों द्वारा किए गए उपभोग व्यय की धनराशि पर लगाया जाता है। भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव पहली बार 1956 में केल्डार ने दिया था। 1 अप्रैल 1957 को व्यय कर अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप 1 अप्रैल 1958 को पहली बार व्यय कर लगाया गया, परंतु वर्ष 1964 में इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। चौथा है संपदा शुल्क। संपदा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। पांचवा धन कर यानी वेल्थ टैक्स। धन कर भी एक प्रत्यक्ष कर है जिसका आशय किसी व्यक्ति की संपत्ति, पूंजी या धन के कुल मूल्य पर प्रतिवर्ष लगाया जाता है। भारत में धन कर लगाने का सुझाव ब्रिटिश अर्थशास्त्री केल्डार ने दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1957 में पहली बार धन कर लगाया गया था। 1 अप्रैल 2016 से इसे समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद है सेवा कर यानी सर्विस टैक्स। यह अप्रत्यक्ष कर है। भारत में सेवा कर की शुरुआत 1994-95 में की गई थी। वर्ष 1994-95 में पहली बार टेलीफोन, साधारण बीमा तथा स्टॉक दलाली पर 5% की दर से सेवा कर लगाया गया था। सातवां है केंद्रीय उत्पाद कर। उत्पाद शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर है जिसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वित्त आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर राज्यों में वितरित किया जाता है। उत्पाद शुल्क एक प्रकार का वस्तु कर है। आठवां सीमा शुल्क। सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। ये केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क नियमानुसार एवं मात्रा अनुसार दोनों ही तरीकों से लगाया जाता है। नौवां है वस्तु एवं सेवा कर का शुभारंभ। 1 जुलाई 2017 यानी 30 जून की अर्धरात्रि को वस्तु एवं सेवा कर का औपचारिक शुभारंभ संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष से तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को आच्छादित कर दिया है। जीएसटी विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है। इसके तहत प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर ही कर लगाया जाता है। स्मरणीय है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 8 सितंबर 2016 को अधिनियमित हुआ था तथा 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ, के तहत किया गया है। भारत के वित्त आयोग स्थापना, अध्यक्ष और उनकी समयावधि। पहला 1901 स्थापना 1951 में हुई, अध्यक्ष केसी नियोगी जी, और इसकी जो अवधि थी वो थी 1952 से 57 तक। दूसरा वित्त आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी। इसके अध्यक्ष थे के संताना और इसके जो समय काल था वो 1957 से 1962 तक था। तीसरा वित्त आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी। इसके अध्यक्ष थे ए के चंदा और इसका जो समय अवधि थी 1962 से 66 थी। चौथे की स्थापना 1964 में की गई थी और इसके अध्यक्ष थे पीवी राजमन्ना और इसकी समय अवधि 1966 से 69 तक थी। पांचवा वित्त आयोग की स्थापना 1968 में की गई थी। इसके अध्यक्ष थे महावीर त्यागी और इसकी समय अवधि थी 1969 से 74। छठवां वित्त आयोग की स्थापना 1972 में की गई थी। इसके अध्यक्ष थे के ब्रह्मानंद रेड्डी और इसकी समय अवधि थी 1974 से 79। सातवें वित्त आयोग की स्थापना 1977 में की गई थी। इसके अध्यक्ष थे जी एम सैलेट। इसकी समय अवधि थी 1979 से 1984। आठवां वित्त आयोग की स्थापना की गई थी 1983 में। इसके अध्यक्ष थे वाई बी चव्हाण और इसका जो समय अवधि थी 1984 से 1989। नौवें वित्त आयोग की स्थापना 1987 में की गई थी। इसके अध्यक्ष थे एन के पी साल्वे और इसका जो समय अवधि थी वो थी 1989 से 1995। 10वें वित्त आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो केसी पंत थे और समय अवधि 1995 से 2000। 11वें वित्त आयोग की स्थापना 1998 में की गई थी। इसके अध्यक्ष थे ए एम खुसरो और समय अवधि थी 2000 से 2005।
12वें वित्त आयोग की स्थापना 2002 में की गई थी। इसके अध्यक्ष थे सी रंगराजन और समय अवधि थी 2005 से 10। 13वें वित्त आयोग की स्थापना 2007 में की गई थी। अध्यक्ष थे इसके विजय केलकर और समय अवधि थी 2010 से 2015। 14वें वित्त आयोग की स्थापना 2013 में की गई थी। इसके अध्यक्ष थे वाई रेड्डी और इसकी समय अवधि थी 2015 से 2020। और 15वां वित्त आयोग की स्थापना 2017 में की गई थी। इसके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह और समय अवधि है 2021 से 2026 तक। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ वर्ष 2020 से 25 के लिए थी, लेकिन आयोग द्वारा 2 रिपोर्ट पेश की गई थी। प्रथम रिपोर्ट में 2020 से 21 के लिए तथा दूसरी रिपोर्ट में वर्ष 2021 से 26 के लिए। केंद्र एवं राज्य सरकार के करों की बात करें तो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, इसमें पहला है व्यक्तिगत आयकर, दूसरा संपत्ति कर, तीसरा उपहार कर, चौथा है पूंजी लाभ कर, 5वां व्यय कर, 6वां निगम कर, 7वां आस्ती कर यानी एस्टेट ड्यूटी और 8वां ब्याज कर, 9वां लाभांश कर और 10वां होता है प्रतिभूति समव्यवहार कर, इसको एसटीटी कर भी कहते हैं। और राज्य सरकार के जो प्रत्यक्ष कर हैं इसमें पहला है रोजगारों पर कर, दूसरा व्यवसाय कर, तीसरा कृषि आय पर कर, चौथा भू राजस्व, 5वां गैर शहरी अंचल संपत्तियों पर कर, 6वां होटल प्राप्तियों पर कर और 7वां है पथ कर। इसके बाद केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष करों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, तीसरा है सीमा शुल्क, चौथा है सेवा कर, इसकी शुभारंभ हुआ था 1994-95 और 5वां जीएसटी। राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर में पहला है बिक्री कर या व्यापार कर, दूसरा वाहनों पर कर, तीसरा है विज्ञापन पर कर, चौथा है स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, 5वां है राज्य उत्पाद शुल्क, 6वां है शिक्षा उपकर, 7वां प्रवेश कर और 8वां है डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर। जीएसटी में शामिल कर, पहला केंद्रीय कर है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। जीएसटी में शामिल करों में पहला है केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, इसके बाद विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क तथा अधिभार एवं उपकर। दूसरा इसके बाद राज्य कर में है राज्य मूल्य संवर्धन कर यानी वैट, बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर। केंद्रीय बिक्री कर केंद्र द्वारा आरोपित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित चुंगी और प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी, सट्टा एवं जुए पर कर तथा अधिभार एवं उपकर। जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए करों की बात करें तो मानवीय उपयोग के लिए नशीली शराब पर कर को जीएसटी से छूट प्राप्त है, जबकि 5 पेट्रो उत्पादों जैसे अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस तथा विमानन ईंधन को अस्थायी रूप से जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके बाद है विविध। भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के कदम उठाए गए हैं। पहला है कि मध्यस्थानी जमींदारों का उन्मूलन, दूसरा है काश्तकारी सुधार और तीसरा है कृषि का पुनर्गठन। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली जोत सीमांत जोत, 1 से 2 हेक्टेयर वाली जोत लघु जोत, 2 से 4 हेक्टेयर वाली जोत को अर्ध मध्यम जोत, 4 से 10 हेक्टेयर वाली जोत को मध्यम जोत तथा 10 हेक्टेयर से बड़ी क्षेत्रफल वाली जोत को बृहद जोत कही जाती है। जनवरी 2004 में पहले राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सोमपाल थे, बाद में MS स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष बने। भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून माना जाता है। भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का लगभग 70% कर्नाटक राज्य में उत्पादित होता है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः पंजाब और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। दूसरे और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश तथा पंजाब का स्थान है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयंत्र को तत्कालीन सोवियत संघ USSR के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवस्थित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन के सहयोग से तथा राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए गए थे। भारतीय हीरा संस्थान IDI सूरत में स्थापित किया गया है। भारत में सबसे पहले महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग है। कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। जूट के सामान का केंद्र पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ तथा रेशम वस्त्र उत्पादन का केंद्र कर्नाटक का बेंगलुरु शहर है।
उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जिला कालीन उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह कुटीर उद्योग था। इसके बाद विविध क्रांतियाँ और उनके प्राथमिकता का क्षेत्र है, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, इसके बाद है नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, रजत क्रांति अंडा या मुर्गी पालन से है, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर के उत्पादन, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से, गोल्डन क्रांति फल एवं सब्जी के उत्पादन से, भूरी या धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से, गोल क्रांति आलू के से और गुलाबी क्रांति है प्याज और झींगा के उत्पादन से। कृषि उत्पाद बोर्ड, इसके बोर्ड एक तरफ स्थापना वर्ष और मुख्यालय भारतीय कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना 1942 में और मुख्यालय बेंगलुरु का कर्नाटक के बेंगलुरु में। दूसरा है भारतीय रबड़ बोर्ड की स्थापना 1947 में हुई थी और मुख्यालय है केरल के कोट्टायम में। तीसरा है भारतीय चाय बोर्ड, स्थापना 1954 में हुई और मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। चौथा है भारतीय तंबाकू बोर्ड की स्थापना 1976 में की गई थी और इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। पांचवा भारतीय मसाला बोर्ड, स्थापना 1987 में की गई थी और मुख्यालय केरल के कोच्चि में। छठवा है राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड, स्थापना 2009 में की गई थी और मुख्यालय दिल्ली में। सातवां है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और मुख्यालय हैदराबाद में। आठवां राष्ट्रीय जूट बोर्ड, स्थापना 2009 में और मुख्यालय पंजाब के पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। प्रमुख समितियाँ आयोग समितियाँ कार्य और उनका वर्ष। पहली है महालनोबिस समिति, इसका कार्य था आय वितरण का आकलन और गठन हुआ था 1960 में। दूसरी है खुसरो समिति, इस गठन हुआ था 1989 में और कार्य है इसका कृषि एवं ग्रामीण शाखा। तीसरी है दांतेवाला समिति, गठन हुआ था 1968 में और इसका कार्य है बेरोजगारी का अनुमान। चौथी है सरकारी आयोग, इसका गठन हुआ था 1983 में और कार्य केंद्र राज्य संबंधित। पाँचवीं है गोईपोरिया समिति, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और कार्य बैंकिंग सेवा के सुधार। छठवीं है गोस्वामी समिति, इसकी स्थापना या गठन 1993 में हुआ था और कार्य इसका औद्योगिक रुग्णता। सातवीं है नरसिम्हन समिति, स्थापना 1991 में हुई थी, कार्य वित्तीय सुधार। आठवां है राजा जे चलैया समिति, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और कार्य कर सुधार। नौवीं है जानकी रमन समिति, स्थापना 1992 में हुई थी और इसका कार्य प्रतिभूति घोटाला। 10वीं है मल्होत्रा समिति, स्थापना 1993 में, कार्य बीमा सुधार। 11वीं है भंडारी समिति, स्थापना 1994 में, कार्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। 12वीं है आबिद हुसैन समिति, स्थापना 1995 में, कार्य लघु उद्योग। 13वीं है मीरा सेठ समिति, स्थापना या गठन 1997 में, कार्य हथकरघा विकास। 14वीं है महाजन समिति, स्थापना 1997 में, कार्य है चीनी उद्योग। 15वीं है एस तारापुर समिति, स्थापना 1997 में, कार्य रुपये की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता। 16वीं है PS व्यास समिति, स्थापना 2000 में और इसके कार्य है कृषि एवं ग्रामीण शाखा का विस्तार। 17वीं है सुरेश तेंदुलकर समिति, स्थापना 2005 में हुई थी, कार्य गरीबी। 18वीं सच्चर समिति, स्थापना 2005 में, कार्य इसका मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति। 19वीं रंगराजन समिति, स्थापना 1993 में, कार्य इसका भुगतान संतुलन। 20वीं है डॉक्टर कीर्ति एस पारेख समिति, स्थापना 2013 में हुई थी और कार्य पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव। यहाँ पर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था समाप्त होती है तथा आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।